जी बेटे जी, तो टॉपिक है हमारा एक्सचेंज ऑफ एसेट। एक्सचेंज ऑफ एसेट में हमने जो बात अभी डिस्कस की है उसको मैं आपके साथ बोलने जाऊं। ठीक है, पॉइंटर आपको नजर आ रहा, मैं लिखूंगा कुछ नहीं, सब कुछ लिखा हुआ है। बुनियादी बात मैंने ये डिस्कस किया है कि जब भी हम एसेट खरीदते हैं तो एसेट को डेबिट करते हैं, वो हमारा न्यू एसेट होता है। अगर कैश पे खरीद रहे हैं तो कैश को क्रेडिट करते हैं, उधार पे खरीद रहे हैं तो पेएबल को क्रेडिट करते हैं। हम जब एसेट कंस्ट्रक्ट करते हैं, जैसे कि मैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, तो कुछ चीजें कैश पर मैं बिजली वगैरह, बजरी, रेत, सरिया खरीद रहा हूँ और कुछ उधार पे खरीद रहा हूँ, तो एंट्री दोबारा वही होगी, न्यू एसेट डेबिट कैश या पेएबल क्रेडिट। लेकिन जब एसेट मैं एक्सचेंज करता हूं तो नया एसेट तो डेबिट करना है, लेकिन क्रेडिट क्या करना है, ओल्ड एसेट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट करना है, क्योंकि पुराना एसेट बिक रहा है, नया एसेट खरीदा जा रहा है। क्वेश्चन अराइज होता है कि उसको किस रकम पे अकाउंट फॉर करना है। इधर तो रकम मिल जाती है ना, कैश जितना दिया जेब से निकला या इनवाइस पे लिखा हुआ है कि कितना पेएबल है। इधर रकम कौन सी होगी, क्योंकि नया एसेट डेबिट करना, पुराना हमने क्रेडिट करना है, दरम्यान में कोई रकम को डिटरमिन करने वाला नहीं है। ये ऐसे ही है कि मैंने अपना एसी आपको देना है और आपका लैपटॉप मैंने खरीदना है। अब आपने मुझसे एसी लेना है, आपने अपनी बुक्स में एसी को डेबिट करना है और अपना लैपटॉप जो है आपने लैपटॉप डिस्पोजल अकाउंट में भेज देना है। किस रकम पे? ना मैं दुकानदार हूं ना आप दुकानदार, आप मेरे स्टूडेंट है, मैं टीचर हूं। हमने आपस में एक कीमत तय करनी है। वो कौन सी कीमत होगी? स्टैंडर्ड बता रहा है, स्टैंडर्ड कह रहा है जी वो फेयर वैल्यू होगी। कहते हैं एन एसेट में बी एक्वायर्ड इन एक्सचेंज ऑफ अनदर एसेट, द कॉस्ट ऑफ सच एन एसेट एक्वायर्ड इन एक्सचेंज, यानी कि आपके लिए एसी इज मेजर्ड एट फेयर वैल्यू अनलेस, फेयर वैल्यू पे लेनी है अनलेस। अनलेस का मतलब क्या होता है? मां सिवाय, अगर, मतलब इन दो सूरतों में फेयर वैल्यू पर नहीं लेनी। अनलेस का ही मतलब है ना, इन दो सूरतों में फेयर वैल्यू पर नहीं लेनी, अदरवाइज फेयर वैल्यू पर लेनी। कौन सी दो सूरतों में फेयर वैल्यू पर नहीं लेनी? जब हमारी इस ट्रांजैक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस नहीं होगा। क्वेश्चन अराइज होता है कि सर कमर्शियल सब्सटेंस क्या है? साइड पर कर दें इस बात को, कमर्शियल सब्सटेंस नहीं होगा। फिलहाल इतनी बात सुनने के बाद इसको साइड पे कर दें, अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि सब कमर्शियल सब्सटेंस क्या होता है। दूसरी बात ये, अगर ना आपके लैपटॉप की ना मेरे एसी की फेयर वैल्यू डिटरमिन नहीं हो पा रही, इन दोनों सूरतों में वो कहता है कि फेयर वैल्यू पर हम नहीं करेंगे। कमर्शियल सब्सटेंस बाद में बताऊंगा, फिलहाल मैं ये बता रहा हूं कि अगर ये दोनों नहीं होगी देन उसकी कॉस्ट विल बी मेजर्ड एट कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट गिवन। अब जो आपने अपना लैपटॉप दिया उसकी कैरिंग अमाउंट है ना आपकी बुक्स में, उसी कैरिंग अमाउंट को आप एसी की कॉस्ट कहेंगे। अब यहां तक की बातों में सिर्फ एक बात अभी समझ नहीं आई कि कमर्शियल सब्सटेंस क्या होता है। अब मैं वो आपको बताने जा रहा हूं कमर्शियल सब्सटेंस क्या होता है, गौर से सुन लीजिएगा। किताबों में लिखा हुआ है, इधर भी आपको मैं लिखी हुई बात बताऊंगा, लेकिन फिलहाल लॉजिकल एक दुकानदार बन के सोचें। अब आपको दुकानदार बन के सोचना है, आप दुकानदार हैं। कमर्शियल सब्सटेंस का मतलब क्या है कि कमर्शियली कोई बात बेनिफिट कर रही है आपको, या कमर्शियली कोई बात आपको नुकसान दे रही है, उसको कहते हैं कमर्शियल सब्सटेंस। यानी कि मजीद आसान अल्फाज में बात करता हूं और मेरे इन अल्फाज को आपने समझना है। आप एक सपोजली अकाउंटेंट हैं, आप अकाउंटेंसी सर्विसेज दे रहे हैं, आपके पास बेशुमार लैपटॉप्स हैं, एसी भी बेशुमार लगे हुए हैं आपके ऑफिस में। आपने एक लैपटॉप मुझे देकर मुझसे एक एसी लिया, इसकी वजह से आपके उस बिजनेस में कोई उतार या चढ़ाव नहीं आया। यानी कि लैपटॉप के कम होने की वजह से और एक एसी बढ़ने की वजह से आपके कस्टमर्स में कोई इजाफा हुआ ना कमी हुई है। ना किसी कस्टमर ने कहा कि अच्छा जी अब आपका एसी ज्यादा हो गया तो मुझसे ज्यादा पैसे फीस के तौर पे ले लें। ना किसी कस्टमर ने कहा जी आपका एक लैपटॉप कम हो गया तो लिहाजा मैं कम पैसे दूंगा। कोई कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है।
अगर इस एक्सचेंज की वजह से आपका कारोबार बेहतर या अबतर हो जाए, इंप्रूव या उसकी फॉल आ जाए उसमें, इसको कहेंगे जी कमर्शियल सब्सटेंस है। ये मैंने सादा अल्फाज में बात की। अब स्टैंडर्ड के अल्फाज क्या है इसके बारे में? स्टैंडर्ड कहता है कमर्शियल सब्सटेंस हम उस फिनोमिना को कहते हैं जिसकी वजह से आपके फ्यूचर कैश फ्लोज अफेक्ट हो रहे हैं। अब फ्यूचर कैश फ्लोज के इफेक्ट होने का मतलब उतार या चढ़ाव दोनों हो सकता है ना। कहता है फ्यूचर कैश फ्लोज अगर इफेक्ट नहीं हो रहा तो कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, पहला बुलेट। और दूसरा बुलेट, अगर दोनों की ही फेयर वैल्यूज मालूम नहीं हो पाती तो भी इन दोनों की सूरतों में आपने कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट गिवन आपको कॉस्ट ऑफ द एसेट एक्वायर्ड कहना है। ये बात होगी। अब इससे पिछली बात, फेयर वैल्यू पर जब हमने लेना है तो फेयर वैल्यू में तरजीह किसको देनी है? फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट गिवन अप को तरजीह देनी है। अब अगर फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट गिवन अप नहीं हमारे पास मालूम हो पाती किसी वजह से, तो फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट एक्वायर्ड को आपने इस ट्रांजैक्शन में एसेट में डेबिट के तौर पर लेना है। बात समझ में आ गई? ठीक समझ में आ गई? शाबाश। अब मैं